नमस्कार। इस वीडियो में हम कॉरपोरेट वास्तु बुक इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। इस पुस्तक में क्या क्या है, क्या क्या ये कवर करती है। तो ये 2018 में पब्लिश हुई थी, स्टर्लिंग पब्लिकेशंस उन्होंने इसको पब्लिश किया था और अब इसका रीप्रिंट भी हो चुका है। इसमें हमने कम से कम 58 संदर्भ ग्रंथ उनका उल्लेख किया है, वहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं हमने। क्लासिकल टेक्स्ट हैं वास्तु के बहुत सारे पुराने, ज्योतिष के हैं और मॉडर्न ऑथर्स की बुक्स भी हैं उसमें। तो ये पुस्तक केवल अभी इंग्लिश में है। इसको 9 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। इवन हमने स्टार्टिंग में ही प्रीफेस में ही बताया हुआ है कि 7 क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी दिशा के प्रभाव बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। किसी भी दिशा के प्रभाव कैसे बढ़ाए जा सकते हैं या घटाए जा सकते हैं। फिर पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से कुछ शेप्स रेजिडेंशियल के लिए बढ़िया है, मतलब आपके रहने के लिए, प्राइवेट वास्तु कह लो उसको आप। जबकि कुछ शेप जैसे शूर्पाकार है या लांगल आकार है या रथाकार, शकट आकार कह देते हैं, वो पब्लिक बिल्डिंग के लिए बढ़िया है। हर एक शेप कोई हर काम के लिए यूज़फुल नहीं है। फिर हमने पहली बुक वास्तु द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग, उसमें मर्म स्थानों के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो इस पुस्तक में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि मर्म स्थान लिटरली पहले तो क्या है, अति मर्म स्थान, महामर्म स्थान, मर्म स्थान क्या हैं ये, और फिर आज के कंटेक्स्ट में इनका क्या एप्लीकेशन है। मर्म स्थान आप देखो बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारा ब्रेन है। जिस तरह अगर ब्रेन किसी का काम करना बंद कर दे वो डेड है। फिर आँखें हैं हमारी, फेफड़े हैं, गला है, मुंह है। जो इन मर्म स्थानों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर त्रिगुण हैं, सत्व, रजस, तमस। इनसे रिलेटेड कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी होती हैं और वो फिर किन दिशाओं में शुभ हैं। फिर पंच महाभूत हैं, उनसे रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी, और पंच महाभूतों की दिशाएं हैं तो उनसे रिलेटेड जो बिजनेस एक्टिविटी हैं उनकी दिशाएं कौन सी हैं। मान लो बेकरी का काम है तो फिर अग्नि की दिशा में होना चाहिए क्योंकि आग से रिलेशन है उसका, और अग्नि की दिशा कौन सी, आग्नेय यानी साउथ ईस्ट। इस तरह से है। मान लो व्हीकल से रिलेटेड काम है आपका, ठीक है, व्हीकल सर्विस सेंटर है तो उनका काम क्या है, वायु की गति से दौड़ना जैसे। या पेट्स से रिलेटेड काम है तो उसके लिए क्या है, वायव्य दिशा, फिर क्योंकि इनका वायु से रिलेशन है सीधा। तो इस तरह से बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर यहाँ पर मुहूर्त का क्या रोल है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। ये कहा जाता ना इंग्लिश में भी, वेल बिगन इज़ हाफ डन। सही समय पर काम शुरू कर दिया तो समझो आधा तो हो ही गया। तो वो हमने डिस्कस कर रखा है कि सही समय पर अगर आप काम करेंगे तो सफलता पक्की है। फिर इसमें चैप्टर 2 में 45 देवी देवताओं के बारे में, जो वास्तु पुरुष पर स्थित है 45 देवी देवता, उनके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। इनके बारे में वास्तु की ज़्यादातर किताबों में पता ही नहीं चलता, इनके मतलब भी पता नहीं चलते कि ये हैं कौन। तो मैंने बहुत साल तक स्टडी की, फिर मुझे पता चला सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ है एक, तो राजा भोजदेव का लिखा हुआ, और फिर उसी पैटर्न पर अपराजित परीक्षा है। ये 2 क्लासिकल टेक्स्ट ऐसे हैं जिनमें आपको पता चलेगा कि इनके मतलब क्या हैं। जब सम्रांगण सूत्रधार आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया हुआ है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जो वृष हैं वो और कोई नहीं, कामदेव हैं, या मनमथ, मन को मथना उनका नाम है एक। तो मथने के लिए, दही मथने के लिए, उससे मक्खन निकालने के लिए जगह बहुत बढ़िया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, जहाँ बच्चे की पैदाइश इतनी मेन नहीं है, मेनली सेक्सुअल एन्जॉयमेंट मेन है जहाँ, उस काम के लिए। तो इस तरह से जब तक इनके मीनिंग नहीं पता होंगे ना आपको, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर जिस तरह वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में डेमीगॉड है उपदेवता शोष। जब आप सम्रांगण सूत्रधार पढ़ेंगे तो बताया शोष और कोई नहीं, सौरी हैं शनि, सूर्यपुत्र शनि, सोखने वाले।
तो यहाँ बैठेंगे तो आपके जो मल हैं, आपके जो टेंशन हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी बड़े आराम से। यहाँ पे क्या बताया है, रोने की जगह पश्चिम अनिले और मध्य रोदनार्थ ग्रम स्मृतम, रोने की जगह है। तो शनि रुलाते हैं, दुख के कारक हैं, रोग के, ऋण के, शत्रु के कारक हैं शनि। तो ये बढ़िया है जगह निकालने के लिए अपनी टेंशन्स। फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में एक मुख्य है उपदेवता, वो कहते हैं मुख्य और कोई नहीं, ये देवताओं के शिल्पी हैं। तो यहाँ पे कोई भी शिल्प कला सीखनी है, किसी भी चीज़ में महारत करनी है, वो बहुत बढ़िया जगह है ये। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में इस चैप्टर में बताया हुआ है इन 45 देवी देवताओं के बारे में, हर एक के बारे में कि ये कौन है, क्या है इसके मतलब। तो यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी शुभ है, कौन सी अशुभ है, आप इसको पढ़ के खुद समझ जाओगे कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। आपको फिर किसी की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। चैप्टर 3 में हमने बिजनेस वास्तु के सिद्धांत बताए हुए हैं, किस तरह से घर का वास्तु और बिजनेस का वास्तु अलग है। आप देखो, घर का दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है, बिजनेस का बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ शटर होता है। घर का ट्रांसपेरेंट मतलब ही नहीं है बाहर का दरवाज़ा, लेकिन बिजनेस का ट्रांसपेरेंट हो सकता है पूरा। घर का दरवाज़ा थोड़ा साइड में होता है, बिजनेस का बिल्कुल बीच में हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ है इसमें कि बिजनेस कहाँ पर हो, लोकेशन बिजनेस की, जहाँ पर फुटफॉल हो वहीं पर बिजनेस बढ़िया है। कौन सी दिशा में कौन सी बिजनेस एक्टिविटी बहुत बढ़िया है, आप अपने बिजनेस का नाम कैसे रखें, इवन साइन बोर्ड तक का डिज़ाइन, बिजनेस का लोगो डिज़ाइन करने के लिए वास्तु के नियम वो बता रखे हैं इसमें। फिर धन दौलत से संबंधित, अब देखो आप, ये दिवाली त्यौहार है वो धन से संबंधित है, धन की देवी की अर्चना करते हैं हम, तो वेल्थ मैनेजमेंट पूरा बहुत डिटेल में बता रखा है। कुबेर, लक्ष्मी, लक्ष्मी, इनके गहरे मतलब क्या हैं, अष्टलक्ष्मी, कैसे पूजा करें लक्ष्मी की कि धन दौलत की कमी ना रहे, वो सब इसमें, कैश काउंटर, आपकी ट्रेजरी, उन सब के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है। चैप्टर 4 में हमने बता रखा है, मैं मतलब में दिया हुआ है सैकड़ों साल पहले, बाज़ारों का वास्तु बता रखा है उसमें, किस दिशा में कौन सी एक्टिविटी हो, कमर्शियल एक्टिविटी, किस दिशा में किस चीज़ का बाज़ार हो, वो बहुत डिटेल में बता रखा है। इसके अलावा फिर पब्लिक वास्तु, एडमिनिस्ट्रेटिव वास्तु, प्रशासन से संबंधित, धर्म से संबंधित एक्टिविटी, क्रियाकलाप, सब बहुत डिटेल में बता रखे हैं। और 4 क्लासिकल टेक्स्ट, उनसे मेनली रेफरेंस लिया हुआ है। उसमें एक है मैमतम, दूसरा अपराजित परीक्षा, तीसरा सम्रांगण सूत्रधार और चौथा वास्तु मंडनम। तो पब्लिक वास्तु से रिलेटेड हम अभी एक करवाने वाले हैं कोर्स, जो नई संसद भवन बनी है वो क्या पब्लिक एक्टिविटी है सारी, पूरे देश के करोड़ों लोगों के भविष्य का निर्धारण होगा, वहाँ पर बैठकर जनप्रतिनिधि करेंगे। तो पब्लिक वास्तु के नियम, कायदे, कानून, प्रिंसिपल्स हैं जो वास्तु के, वो हम उस कोर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बुक इंग्लिश में ही है, तो आप जो हिंदी में चाहते हैं तो इस तरह के कोर्स आप हमारे अटेंड करते रहिए, ये बुक आपकी उसी में कवर हो जाएगी। और फिर दूसरा कोर्स हम करने वाले हैं मंदिर वास्तु पर, रिलीजियस एक्टिविटी, जिसके बारे में इस बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है हमने। तो हम उसमें मंदिर वास्तु के बारे में, राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है वो कितना वास्तु के अकॉर्डिंगली है, होने वाला है, और आपके घर के मंदिर का वास्तु, वो सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें पब्लिक वास्तु में, मंदिर वास्तु में शुभ आकार कौन से कहे गए हैं, शुभ वस्तुएं, चिन्ह, उनके दरवाजों के बारे में रूल रेगुलेशंस, पिलर की शेप्स, पिक्चर पेंटिंग्स कौन सी शुभ हैं कौन सी अशुभ हैं, ये सब जो 45 देवी देवता बैठे हैं वास्तु में, जो वास्तु पुरुष के ऊपर स्थित हैं, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटी बढ़िया बताई गई है इन क्लासिकल टेक्स्ट में। पब्लिक वास्तु में वो बताया हमने, बहुत कम लोगों ने ये कवर कर रखा है आजकल, ये मैं बता दूं, ये क्लासिकल टेक्स्ट पढ़िए आप भी। बहुत से लोग कह रहे हैं जी कहीं कुछ मिलता ही नहीं उल्लेख वास्तु के बारे में, ये इस बारे में नहीं है, उस बारे में नहीं है। क्लासिकल टेक्स्ट भरे पड़े हैं वास्तु के, ज्योतिष की तरह इतने क्लासिकल टेक्स्ट हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, कुछ का कुछ बोल देते हैं। वास्तु के जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें लगभग हर एक चीज़ के बारे में उल्लेख है, बस उसको आज के कंटेक्स्ट में ढालना है आपने।
फिर आइए अगले चैप्टर में हमने वर्क प्लेस वास्तु के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। जो कार्यालय वास्तु है, आपका ऑफिस है, ऑफिस में वास्तु के रूल कैसे लगाएं, ऑफिस का लेआउट्स किस तरह से, जो हेड है ऑफिस का या सीईओ है या चेयरमैन है, उसका रूम, उसका ऑफिस और बाकी सभी लोगों के लिए किस तरह से उनके लिए अरेंज करें किसी भी स्पेस को। कोई बोर्ड रूम है उसका डिज़ाइन करना है, मीटिंग के लिए वास्तु के नियम क्या हैं, ऑफिस का हार्डवेयर किस तरह अरेंज करना है, कोई भी वर्किंग डेस्क या टेबल है आपकी, वो वास्तु के अकॉर्डिंगली कैसे अरेंज करनी है, उसमें भी वास्तु लगा सकते हो आप। वास्तु को आप अपने करियर बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए घर में क्या मॉडिफिकेशंस करें, ऑफिस में क्या मॉडिफिकेशंस करें, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं यहाँ पर। फिर चैप्टर 6 है जो, उसमें स्कूल कॉलेज का वास्तु, स्काई स्क्रैपर या गगनचुंबी इमारतें हैं उनका वास्तु, अपार्टमेंट में आप रहते हैं, अपार्टमेंट चूज़ करते हैं, पूरा नया अपार्टमेंट बनाना है, उन सब के लिए वास्तु के नियम बता रखे हैं हमने। फिर इवन खेती बाड़ी तक के लिए, फार्म हाउस है, हॉलीडे होम है, रिजॉर्ट्स हैं, उनका वास्तु कैसे अरेंज करें ताकि शुभ फल मिले, जो आप चाहते हैं, जिस काम के लिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, रिटर्न आए। फिर शॉपिंग मॉल है, पूरा मॉल डिज़ाइन करना आपने, या मॉल में फिर शॉप कोई लेनी है या ले ली तो अरेंज करनी है अंदर, फिर उसको, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। फिर इस तरह हॉस्पिटल वास्तु से रिलेटेड इसमें बहुत डिटेल में बता रखा हमने। फैक्ट्री वास्तु के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है। फिर ये चैप्टर 7 में हमने डिस्कस करा आज के कंटेक्स्ट में वास्तु को किस तरह अप्लाई करें। बहुत सारे आर्किटेक्ट वास्तु को यूज़ करते हैं, बस नाम अलग दे दिए गए हैं। जिस तरह जो ब्रह्म स्थान था उसको आजकल एट्रियम कह देते हैं या लाइट वेल, ठीक है। तो अब जो आप कंपस से दिशा लेते हो ना, वो मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है बेसिकली, और रियल दिशा जो असली शुद्ध उत्तर या शुद्ध पूर्व दिशा वो अलग है थोड़ी। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। और मैंने यहाँ पे ग्राफ दे दिए हैं, पूरे वर्ल्ड भर में कहीं भी आप हैं, कोई भी जगह, वहाँ पर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कितना है और किस तरह से शुद्धि की जाती है। फिर क्योंकि एकदम शुद्ध दिशा निकालना आजकल बहुत टफ है, उसमें आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि साल में केवल 2 दिन ऐसे होते हैं दिल्ली में जब आप शुद्ध दिशा पता चला सकते हो, और उसमें भी पूरा दिन लगेगा, और वो भी तब जब आकाश साफ़ हो। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन अगर पता है किसी एक जगह का, वो आजकल नेट से भी पता चल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम, पूरी विधि, वो मैंने बहुत डिटेल में पुस्तक में दे दी है। फिर वास्तुशास्त्र क्या कहता है, असली प्रॉब्लम क्या है, गर्मी। सूर्य को क्रूर ग्रह कहते हैं ना ज्योतिष में हमारे यहाँ। तो ये माना जाता है कि सुबह सुबह पूर्व से, गर्मियों में सुबह सुबह 6 से 10 तक पूर्व से बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, और 10 से 2 तक छत से आती है बहुत ज़्यादा गर्मी। जितनी पूर्व से आ रही थी उससे भी ज़्यादा, और 2 से 6 फिर पश्चिम से आती है, क्योंकि सूर्य सीधा इस तरह हो जाता है ऊपर से गर्मियों में। तो उस गर्मी से बचना है हमें। उस गर्मी से बचने के लिए जो छत है, फिर छत में कूल रूफ टेक्निक वो अप्लाई करो, मतलब छत को ठंडी रखो। जिस तरह हम कहते हैं ना, पैर गरम पेट नरम, सिर को रखो ठंडा। बस जो छत है ना, वो आपका सिर है, आपके घर का आपका अपना सिर है, वो उसको ठंडा रखोगे, आप एंजॉय करोगे। उसको ठंडा रखने की बहुत सारी टेक्निक बता दी है मैंने यहाँ पर। ईस्ट और वेस्ट में तो भारी पर्दे लगा के काम चल जाएगा। तो छत को ठंडा कैसे रखें, और ये मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ अपने घर में, तो इसमें मैंने बहुत डिटेल में दिया है। अगर वो आपने अप्लाई कर दिया, आपका एसी का लोड कम हो जाएगा, बजट पैसा आपका बचेगा, ये मतलब है सीधा। और आप शांत रहोगे, आराम से, बीपी सही रहेगा, लाइफ को एंजॉय करोगे। और इसमें आगे और बिल्डिंग मटेरियल वास्तु के हिसाब से कौन से शुभ है, और आजकल कांच बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वो क्यों ख़राब है, वो सब बहुत डिटेल में हमने डिस्कस की हैं। फिर आइए चैप्टर 8 में, 8वें चैप्टर में, इसमें बहुत सारी बातें जो छूट गई थी वो डिस्कस किया हमने। गांव का वास्तु, नगर का वास्तु, टाउन्स है जो कस्बे हैं उनका वास्तु, उसके नियम वो बता दिए गए हैं। किलों में वास्तु अप्लाई होता है, जिस तरह नई संसद भवन किले की तर्ज पे है, ट्रायंगुलर, फिर हेक्सागोनल, फोर्ट है किस्म का, वो किला है, तो उसमें नियम जो हैं वो। फिर इवन रथ डिजाइन होते थे, शिविका, पालकी, उन सब में वास्तु अप्लाई होता है।
4 प्रकार का वास्तु का है ना, भूमि, प्रासाद, शयनम, यानानी, यान यानी कि कन्वेंसेस, तो उनका भी वास्तु है, वो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे ब्रीफ में। फिर सोने के लिए शयन विधान, उसका वास्तु है, वो भी डिस्कस कर रखा है यहाँ पर। रंगशालाओं का, ये इतने डांस ड्रामा प्रोग्राम होते हैं मंडी हाउस में दिल्ली में, तो वो जो रंगशाला है, रंगमंच है, उसके बारे में भी वास्तु में विधान दिया गया है, वो यहाँ डिस्कस किया हमने। इंटीरियर से रिलेटेड कई सारी बातें, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। फिर मुस्लिम आर्किटेक्चर में भी वास्तु का प्रयोग हुआ है, चाहे उन्होंने नोइंगली किया हो, अननोइंगली हुआ हो, ठीक है, लेकिन हुआ है, वो हमने यहाँ बता रखा है। वास्तु सम्मत जीवन कैसे जिएं, उसके बारे में नियम बता रखे हैं हमने। फिर चैप्टर 9 में कुछ केस स्टडीज़ लिए हैं हमने, 15 के लगभग। इसमें मैंने सैकड़ों जो वास्तु कंसल्टेंसी दी हैं, उनमें से कुछ केस लिए हैं हमने, तो प्राइवेसी के लिए हमने नाम उनका उल्लेख नहीं किया, लेकिन बहुत डिटेल में सचित्र वहाँ की ड्राइंग बना के वो बताया है यहाँ पर। तो एक पब्लिशिंग हाउस का बहुत डिटेल में, कुछ अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज़ का वास्तु, स्कूल का वास्तु, होटल और रेस्टोरेंट्स का वास्तु, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। शोरूम का वास्तु डिटेल में डिस्कस किया है। टेम्पल वास्तु, मंदिर वास्तु, थिएटर का वास्तु, बैंक का वास्तु, तो ये हमने इवन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तक का भी वो हमने बहुत डिटेल में इसमें डिस्कस किया। उससे बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएंगे आपको। और ये पुस्तक amazon.in पर अवेलेबल है, bookish.com पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और कोई समस्या हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको उपलब्धि में, बुक की उपलब्धि में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको ये बुक भिजवा देंगे। और इस बुक में जो इतने सारे टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं हमने, इनके बेस पर हम बहुत सारे कोर्सेज करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जो मैंने बताया, अभी हम 2 कोर्स करने वाले हैं। एक होगा टेम्पल वास्तु पर और दूसरा होगा संसद भवन के वास्तु पर। तो टेम्पल वास्तु में हम राम मंदिर अयोध्या का भी वास्तु लेंगे। जो संसद भवन का वास्तु है, ये पब्लिक वास्तु है, तो हम पब्लिक वास्तु के नियम, सारे प्रिंसिपल्स बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद एनालाइज करेंगे वर्तमान जो नई बनी है संसद भवन, उसका वास्तु भी। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, आप हमसे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।